अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 25 अगस्त सोमवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और नाजरीन, आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है अदालती महाज के ऊपर। वैसे तो टॉपिक्स दो मुख्तलिफ हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए हैं, जिसके बाद मौजूदा हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ चुकी है। और उसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है, वो जो हम सुनते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक लावा पक रहा है और वो लावा फटेगा, तो उसके बाद हमने देखा कि वो लावा फटा और पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मिलकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के खिलाफ एक लेटर लिखा। और उस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा कि किस तरह से जुडिशल मैटर्स के अंदर जो एग्जेक्टिव है वो अपना मुदाखलत करती है और मुदाखलत करके जो अदालती फैसले होते हैं उनको असरअंदाज किया जाता है। तो वो लावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से था वो फटा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक लावा फटा है और वो इंतहाई डिफरेंट है। इंतहाई डिफरेंट भी है, इंतहाई दिलचस्प भी है और इंतहाई ख़तरनाक भी है उन जजेस साहिबान के लिए। तो सबसे पहले फैसलाबाद से जी आज एक खबर है, एक फ़ैसला 9 मई का आने लगा है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। आज फैसलाबाद की अदालत ने 2 बजे का वक्त दे रखा है और 2 बजे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक और 9 मई के अंदर फ़ैसला आने लगा है। और उस फैसले में तहरीक इंसाफ के तकरीबन 3 से 4 MPs हैं जो कि जिनके डिस्क्वालीफाई होने का ख़तरा है। पहले भी पूरी तहरीक इंसाफ को पंजाब असम्बली से आउट कर दिया गया है, नेशनल असम्बली से आउट कर दिया गया है, सेनेट से जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के शिबली फराज साहब वो नाअहल हो चुके हैं। तो अभी तक तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ हैं वो तोड़े जा रहे हैं। लेकिन इन सारी खबरों के अंदर इंतहाई दिलचस्प खबर आई गुज़िश्ता रात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। तो वैसे तो फ़हीम मलिक साहब ने बड़ा ब्रीफली उस सियासी कमेटी के इजलास को रिपोर्ट किया है कि किस किस तरह से कहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, MPs हैं, तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब खबरों में इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से ये कहा था कि वो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे और ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जब वो हिस्सा नहीं लगेंगे तो वो ये समझते थे कि इन इंतखाबात की जो एक लेजिटिमेसी है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ इसके अंदर होगी नहीं और पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग भी नहीं जाएंगे, वहाँ पर कोई वोट भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैंने अपने वीलॉग में आपको बताया था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक शख्सियत ने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की, चूँकि अब मुलाकातें बंद हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन किसी दूसरे बंदे के थ्रू तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक शख्सियत ने इमरान खान साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें, हमें इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाहिए, हमें जो फील्ड है उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने अपना फ़ैसला बदला। जब अली बुखारी साहब की मुलाकात हुई तो अली बुखारी साहब की मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है वो सियासी कमेटी ये फ़ैसला करे कि आया उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेना है या नहीं लेना। तो उसके बाद सियासी कमेटी ने जो है वो अपना इजलास किया। वैसे तो तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ये चाह रही थी कि वो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेगी और उनको ये ग्राउंड खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब जनाब 2 तहरीक इंसाफ ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए हैं। एक मियाँ वाली का हल्का है अहमद खान भच्चर साहब का, जिनको मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज करने और मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ स्टैंड लेने और मरीम नवाज़ साहिबा के सामने मज़ाहमत करने पर जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया अहमद खान भच्चर साहब, उनकी नशिस्त के ऊपर जो है वो अब तहरीक इंसाफ ने टिकट दे दी है। और फिर उसके बाद दूसरा हल्का है जनाब NA 66 वज़ीराबाद, जहाँ से तहरीक इंसाफ के अहमद चट्टा साहब थे। अब अगर मैं आपको मियाँ वाली के डायनामिक्स बताऊं तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के हवाले से मियाँ वाली के डायनामिक्स टोटल चेंज हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर इमरान खान साहब का जो नज़रियाती वोट है वो बहुत ज़्यादा है। रिज़ल्ट जो आया 2024 का जो अहमद खान भच्चर साहब के हल्के से था वो था जनाब कि अहमद खान भच्चर साहब को 1,07,000 और 1,07,202 वोट पड़े। और उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे इनामुल्लाह खान नियाज़ी साहब को टोटल 13,465 वोट पड़े। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एक बड़ा डिफरेंस है PTI के कैंडिडेट में और नून लीग के कैंडिडेट में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक टोटल पॉलिटिकल डायनामिक्स मियाँ वाली की हद तक चेंज है। और अगर अब जो सियासी कमेटी ने अपना फ़ैसला लिया है, सियासी कमेटी ने कहा है जनाब के हल्का PP 87 यानी कि मियाँ वाली से मोहतरमा मुनज़्ज़ा फ़ातिमा को अहमद खान भच्चर साहब की सीट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगी और उसके बाद वो मुकाबला करेंगी। उसके बाद जो अहमद मोहम्मद चट्टा साहब का हल्का है वो NA 66,
वहाँ से मोहतरमा एन अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार होंगी। और इस हवाले से इसमें जो तहरीक इंसाफ के अहमद चट्टा साहब थे उन्होंने 1,60,000 वोट लिए थे, जबकि नून लीग के निसार अहमद चीमा साहब उन्होंने 1,07,000 वोट लिए थे। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपने 2 कैंडिडेट को उतार दिया है मैदान के अंदर, और अब तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है वो मज़ीद फैसले करेगी जहाँ जहाँ पर नशिस्तें खाली हुई हैं और जहाँ जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर रखा है। तो उस हवाले से अब तहरीक इंसाफ अपने बंदे फील्ड के अंदर उतारेगी। यकीनन ये एक ज़बरदस्त फैसला है। उसकी वजह यह है कि अगर ग्राउंड खाली होता तो वैसे भी तो 2024 के जो इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार अदा करते हुए चुराए हैं, तो उसके बाद लेकिन एक मोमेंटम बना है। देखें, अगर किसी भी हलके के अंदर जब इलेक्शन होगा तो लोग निकलेंगे, लोग वोट डालेंगे, इमरान खान की कैंपेन होगी, तहरीक इंसाफ की कैंपेन होगी, वीडियोज़ आएंगी, सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत होगी। आल्दो के जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उस तरह से चीज़ों को कवर नहीं करता, ज़ाहिर है उनको डायरेक्शंस होती हैं, वैसे भी कैप्चर्ड है, सेंसर्ड है सारा मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया की हद तक चीज़ें बाहर आएंगी और तहरीक इंसाफ की कैंपेन बढ़ेगी। इमरान खान का जो वोटर है उसके अंदर एक उम्मीद जागेगी कि वो जाएगा और अपना वोट डालेगा। यकीनन ये तहरीक इंसाफ का एक ज़बरदस्त फैसला है। सियासी कमेटी ने मज़ीद फैसले करने हैं। मज़ीद फैसलों में जहाँ जहाँ पर तहरीक इंसाफ की नशिस्तें खाली हुई हैं वहाँ पर वो अपने कैंडिडेट को मैदान के अंदर उतारेगी। इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जहाँ पर नशिस्तें खाली हुई हैं वहाँ पर उनकी फैमिलीज़ को टिकट दिए जा रहे हैं, जिस तरह से हल्का PP 87 में और NH 66 के अंदर हुआ। उसके बाद जी, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया, इंतहाई दिलचस्प खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वैसे तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम देखते हैं कि मुकम्मल तौर पर अदलिया ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर कर दिया है, और वो सरेंडर इस तरह से किया है कि अदलिया से कोई आवाज़ें नहीं उठ रही, जजेस काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। जो अवाम है, अवाम को पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर कोई ज़्यादा एतमाद नहीं रहा। सियासी केसेस के अंदर जजेस जो है वो प्रायोरिटी बेस पर केसेस को सुनकर फैसला करते हैं, लेकिन अवामी नौयत के जो केसेस हैं, अवामी नौयत के केसेस के ऊपर जजेस खामोश हैं, और अवाम के टैक्स के पैसों से ये अदालतें चलती हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से जजेस को मराद जाती हैं, अवाम के टैक्स के पैसे होते हैं जिनकी बुनियाद पर ये जजेस इन अदालतों के अंदर बैठे हैं और VIP प्रोटोकॉल भी इंजॉय करते हैं, और VIP इस्लामाबाद के पोश सेक्टर्स के अंदर इन जजेस के घर भी हैं, और उनको पैसा कहाँ से जाता है, वो अवाम के टैक्स के पैसों से ये सारा निज़ाम चलता है। लेकिन जहाँ तक अदलिया ने सरेंडर किया है उसमें आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने 2 रोज़ पहले इंतहाई दिलचस्प खिताब किया एक जगह पर, और उन्होंने जो की पॉइंट्स सामने रखे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो ऐसे जजेस जो है वो इस तारीख दौर के अंदर जो है वो राइट साइड पर खड़े होंगे, और इनकी ये रिमार्क्स, इनके ये फैसले, इनकी ये मज़ामत जो है वो तारीख के अंदर याद रखी जाएगी, और यकीनन इन जजेस को बोलना चाहिए। इन जजेस के अपने हकूक़ जो हैं वो भी सल्ब हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, वो उनका अपना राइट था, उन्होंने बनना था, वो नहीं बने। उनकी अपनी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती हुई है, जहाँ पर पूरी पाकिस्तान की आवाम के साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ भी ज़्यादती हुई है। तो हम कब से कह रहे हैं कि इन जजेस को बोलना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जी कहा कि हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। ये बहुत बड़ा जुमला है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन का मसला मेरे दिल के बहुत करीब है। बलूचिस्तान की बच्चियां, ख़वातीन सड़कों पर रुल रही हैं, हमें इस बात की शर्म आनी चाहिए। ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा। जस्टिस अतर मिनल्ला के इस जुमले की अगर हम एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो हमें पता चलता है कि DGISPR साहब बयान देते हैं कि आप मारंग बलोच से जाकर पूछें कि मारंग बलोच कौन है, और DGISPR जब बयान देते हैं वो कहते हैं कि जनाब ये तो BLA के कारिंदे हैं और BLA इनको सपोर्ट करती है। लेकिन दूसरी जानिब देखें कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब क्या कह रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं वो हमारी बच्चियां हैं और हमें शर्म आनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर धरना दे रही हैं। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला और DGISPR साहब का बयान आमने सामने है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये BLA के लोग हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरी जानिब अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं वो हमारी बच्चियां हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राइट साइड पर कौन है। उसके बाद जी अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सच बोलना बहुत मुश्किल है, जो सच बोलता है उसे सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है। वकला तहरीक का किरदार जमहूरियत और आइन की बहाली था। वकला तहरीक ने शहरियों के बड़ी तादाद को अपनी तरफ राग़िब किया। उसके बाद वो कहते हैं कि गुमशुदगी के केस सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं, रियासत का काम अपने बच्चों की हिफाजत करना है। उन्होंने बताया
उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैंने मिसिंग पर्सन केस का जब पहला फैसला दिया जिसके असरात 4 साल तक मुस्बत रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने अफसर को कहा कि अपने इलाके में मिसिंग पर्सन केस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरकार का काम एहतसाब करना है, सबकी हिफाजत करना है। मुझे याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बने हैं सरफराज जोगर साहब, उन्होंने एक गैर रस्मी गुफ्तगू की थी मीडिया के साथ, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरी प्रायोरिटी के अंदर होगा, उन्होंने कहा था कि मेरी प्रायोरिटी के अंदर होगा कि अगर इस्लामाबाद की टेरिटरी में से कोई एक बंदा भी उठाया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, मिसिंग पर्सन होता है, तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रायोरिटी की बुनियाद पर देखेगी। लेकिन आज 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, इस्लामाबाद के अंदर मारंग बलोच साहिबा की जो बहन है और दीगर जो बलोच ख़वातीन हैं वो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब खामोश हैं। पेट्रोल पंप की दरख्वास्त के ऊपर तो वो सख्त एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो बलोच मिसिंग पर्सनस के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात हैं वो पेंडिंग है, वो समात के लिए मुकर्रर नहीं कर सकते। लेकिन जब F6 के पेट्रोल पंप की दरख्वास्त आती है तो वो फ़ौरन उसको टेकअप करके ऑर्डर कर देते हैं कि इनके साथ नेगोशिएशन करें। लेकिन लार्जर बेंच बनता है, लार्जर बेंच टूट जाता है, उसको दोबारा लार्जर बेंच को जो है वो सरफराज जोगर साहब बना ही नहीं रहे। बलोच मिसिंग पर्सन के केसेस अभी तक समात के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रहे। तो ये तो उनकी प्रायोरिटी है, जिस प्रायोरिटी का तज़किरा उन्होंने शुरू से आते हुए किया था। उसके बाद अतर मिनाल साहब कहते हैं जनाब कि आईनी अदालत को 24 घंटे खुला रहना चाहिए। मैंने फैसले में कहा कि मिसिंग पर्सन केस में किसी सरकारी अफसर के साथ नरमी नहीं दिखाई जाएगी। अगर रियासत गुमशुदा केसेस में मुलविस हो तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि आप देख लें 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और जो मिसिंग पर्सनस की फैमिली हैं वो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज कर रही हैं, और एहतजाज के दौरान उनको मुंतशिर करने की कोशिश की गई, उनको जो है वो जगह नहीं दी गई प्रेस क्लब के सामने। तो अतर मिनाल साहब कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है जनाब? पाकिस्तान की अदलिया है। उसके बाद अतर मिनाल साहब कहते हैं कि बलूचिस्तान की बच्चियां ख़वातीन सड़कों पर रुल रही हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। अवाम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद था। मिसिंग पर्सन के मुतासरा शख्स ने वापस आकर बयान दिया कि शुमाली इलाका जात की सैर के लिए करने गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए बलूचिस्तान के तलबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया। बलूचिस्तान के तलबा जब मेरी अदालत आए तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। यकीनन ये बड़े सवालात हैं जो कि पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर खड़े करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है। हमें कहीं पर कोई होप नज़र नहीं आती। आप मिसिंग पर्सन के केसेस को देख लें, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत के अंदर जब मिसिंग पर्सन के केसेस लगते हैं तो हम देखते हैं कि वो इन केसेस को प्रायोरिटी की बेस पर सुनते भी हैं, वो सेक्टर कमांडर को भी तलब करते हैं, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की जो लीगल स्टैंडिंग्स हैं उसके ऊपर भी सवालात उठाते हैं, और वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ को अपनी अदालत के अंदर तलब भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जब सरफराज जोगर जो अपना इंटरम सेटअप की बात कर रहा हूँ कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर कौन था जनाब? अनवारुल हक काकड़ साहब थे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। वज़ीर दाखिला कौन था जनाब? सरफराज बुकरी साहब जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कौन था? काजी फैजी साहब जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। यानी कि ये वो शख्सियात थी जो शख्सियात बलूचिस्तान का ये मुकदमा जो है वो प्रायोरिटी बेस पर लड़ सकती थी, और प्रायोरिटी बेस पर इस मुकदमे को कहीं ना कहीं कोई इसका सोल्यूशन निकल सकता था। अब जो कमीशन बनाया गया था मिसिंग पर्सन के हवाले से 2011 से बनाए गए कमीशन में अभी तक जो है वो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस हवाले से जो लार्जर बेंच था उससे बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब बेंच से अलग हो जाते हैं। यानी कि हैरान कुन है कि जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान की माएँ बहनें बेटियां इस वक्त इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज कर रही हैं, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर बैठा जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है वो इन मुकदमे से ही अलग हो जाते हैं और वो खुद को अलग कर देते हैं कि ये मुकदमा दूंगा। उसके बाद अभी तक जो है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर बलूचिस्तान के लोगों का नहीं हो रहा। बहरहाल जी मज़ीद इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होगी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।